ठीक है बड़ी दी, इतना चीखने चिल्लाने से गला बैठ जाएगा। तुम्हें आज रात की बैठक का धूपत भी तो अकेले ही गाना होगा। मर्मस्थल पर तीर का अचूक निशाना साध पन्ना रोजी का हाथ पकड़कर बाहर निकल गई। यही तो बड़ी दी की एकमात्र दुर्बलता थी। पन्ना के बिना उसके साथ अंधे कंठ का सवेरे से सांवरा आलाप भी बेसुरा होकर बिखर जाता था। फिर उस दिन की बैठक क्या ऐसी वैसी थी? संगीत का अनोखी जौहरी स्वयं सीप की मोती बिनने आ रहा था। क्या कहेगी अब नवाब सुदिन से? बायना भी तो पहले ही ले चुकी थी। इधर बढ़ते रक्तचाप ने हृदयहीन शत्रु की भांति उसकी गर्दन दबोच ली थी। कई बार जोकी लगवा लगवा कर सेरों खून निकलवा चुकी थी। फिर भी जब देखो तब नाक का गुस्सा होठों पर उतर आता और जो जी में आता वही पकने लगती। पर करती भी क्या? क्या पन्ना ने उसे यह दूसरी बार धोखा नहीं दिया था? एक बात और भी थी, जमाना देखते ही देखते बदल रहा था। जिन लड़कियों को वह जैसे ना चाहे नचा लेती थी, उन्होंने अब दुष्टा मैगी के संरक्षण में एक छोटा मोटा यूनियन बना लिया था। सप्ताह में 1 दिन की छुट्टी देनी होगी, पर उस दिन भी उन्हें दिन भर का वेतन देना होगा। उस पर हरामजादियाँ कैसी छुट्टी मनाती है खूब समझती थी मानिक। इधर उधर घूम घाम कर सौंदर्य की फेरी लगाती छोकरियों को वह 1-2 बार रंगे हाथों पकड़ भी चुकी थी। जब तक गोरे फौजियों की टुकड़ी छावनी में रहेगी, उन फेरी लगाने वालियों की बिक्री धड़ाधड़ होती ही रहेगी। और जब तक मैगी उनकी हेड बनी रहेगी, तब तक वो उनमें से एक से भी कैफियत नहीं मांग सकेगी। यह भी वो खूब समझती थी। इसी से सुंदरी कली को वह एक सुरक्षित जीवन बीमे के अटूट धनराशि के रूप में देखने लगी थी। यह ठीक था कि लड़की ने दुर्भाग्य से माँ का रंग नहीं पाया था, पर उसका अपूर्व अंग सौष्ठव, चपल दृष्टि, सुकुमार चेहरे पर पड़ रही समय से पूर्व आ गए अप्रत्याशित यौवन अतिथि की स्पष्ट छाया उसे दिन प्रतिदिन अस्वस्थ करती जा रही थी। सुरीले कंठ में स्वयं सरस्वती उतर आई थी। कभी कभी माँ की गाय ठुमड़ी को वह एन में नकल उतार कर रख देती। गोरी तोरे नैन बिनु काजर कजरारे, और सुनने वाले गुण पारखी दांतों तले अंगुली दबा लेते। उस नन्ही स्वर लय नटनी की मृगसी भयत्रस्त आंखों के सहारे ही वह अपना बुढ़ापा काट सकती थी। विधाता प्रदत्त इस अनोखे मूलधन को वह किसी चतुर वणिक पुत्री की ही भांति चक्रवृद्धि ब्याज पर चढ़ाकर पल में चौगुना बढ़ा लेगी। न रहे सोनिया लीर, न रहे वाणी सेन और लिवी राणा, एक अकेली कली ही झूम झूम कर उसके नंदन वन की शोभा को द्विगुणित कर देगी। पर उसी कली का मूल्य क्या वह खूसट मेम पन्ना के कान में आकर फुसफुसा कर गई थी। सारी रात माणिक सो न सकी। दूसरे दिन उठी तो पन्ना सामान बांध चुकी थी। गैरेज में 2-2 मोटरें खड़ी थीं, पर पन्ना ने तांगा मंगवा लिया है। यह भी बानी सेन उसे आकर कह गई थी। बड़ी दी छोटी दी बिना कुछ खाए पिए ही चली जा रही है। डरती डरती कह गई थी वह, मरने दे अपनी छोटी दी को। मैंने क्या दुनिया भर की भिखारिनों का कोढ़ियों को जिमाने का ठेका लिया है? माणिक के पुरुष कंठ की गुरु गर्जना 2-3 दीवारों को भेदकर पन्ना के कानों से टकरा गई। व्यंग रोजी पर था, यह वह समझ गई। बड़ी दी जानती थी कि रोजी कुष्ठ आश्रम की डॉक्टरनी है। एक छोटे से सूटकेस में बड़ी दी के कली को दिए गए बहुमूल्य उपहार भरकर पन्ना फिर भी कली की उंगली पकड़े बड़ी दी के कमरे में पहुंच गई। बहुत बड़े आईने जड़े पलंग पर बड़ी दी चुपचाप लेटी थी। यह पलंग अम्मा का था और एक क्षण को पन्ना थमक कर खड़ी हो गई। उसे लगा जैसे यह बड़ी दी नहीं स्वयं अम्मा ही लेटी हो। वैसे ही माथे पर हाथ धरकर लेटने की अम्मा की चिर परिचित मुद्रा। चेहरा उतरकर छोटा सा निकल आया था। रेशम की गुलाबी नाइटी में बड़ी दी का सफ़ेद मक्खन सा गोल चिकना शरीर और भी पुतुल लग रहा था। दोनों आंखें सूनी थी। कितनी बीमार लग रही थी बड़ी दी। सहसा पन्ना का चित्त अनोखी ममता से भर आया। बड़ी दी मैं जा रही हूँ, उसने धीमे स्वर में कहा। न जाने किस दिव्य स्वप्न में डूबी माणिक चौंक कर उठ बैठी। यह तुम्हारे दिए गहने हैं। उसने चुपके से सूटकेस माणिक के पलंग के नीचे खिसका दिया। बड़ी दी का चेहरा विवश हो गया। वह एक शब्द भी नहीं बोली। यह कली आई है बड़ी दी, तुम्हें प्रणाम करने। सहमी सी कली को पन्ना ने बड़ी दी के सामने ढकेल दिया।
निकल जा मेरे कमरे से, बड़ी दी पहली बार गर्जी। पन्ना सम्मान हमकर पीछे हट गई। तमतमाए चेहरे पर सहमकर अंगारे सी दहकती बड़ी दी की आंखें जैसे फट कर बाहर निकलने को उद्यत हो गई थी। कली सहम कर बाहर भाग गई थी। अकेली पन्ना चुपचाप खड़ी रही। जिसने तुझे छाती से लगाकर पाला, तेरे लिए सजी सजाई दुल्हन की डोली को लात मारकर ठुकरा दिया, उसी को तो नागिन सी डसकर अब प्रणाम करने आई है। ठीक कहती थी अम्मा, रंडी की औलाद अपनी सगी माँ की भी सगी नहीं होती। फिर तू तो उस फिरंगी की औलाद है जो अपने सगे बाप को भी बूढ़ा होने पर लात मारकर बाहर कर देता है। खबरदार जो इसके बाद मैंने तेरा और इस बंगाली की छोकरी का मुंह देखा, दफा हो जा, समझी। मानिक उत्तेजना से बुरी तरह हाँफने लगी थी। लग रहा था उसके अंतर में धधकती क्रोध की भट्ठी का अदृश्य धुआं उसके कानों से भी निकलने लगा है। रुक जा, बाहर जाती पन्ना बड़ी दी की गर्जना सुनकर फिर रुक गई। मानिक के कठोर आदेश की गर्जना सुनकर अपने अपने कमरों से निकल कई लड़कियां एक साथ फिर डरी चूहियों से दुबक गई। मैं तेरा और तेरी मेम का पूरा सामान देखूंगी, बिस्तरा भी खुलवाना होगा, समझी। इन फिरंगियों की चालाकी मैं खूब समझती हूँ। पन्ना का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। क्या यह सचमुच ने ही बड़ी दी कह रही थी? उस पर अविश्वास, जिस पन्ना ने कभी बड़ी दी का धेला भी नहीं छुआ, जो चलते समय बड़ी दी का दिया पन्ने का सतलरा हार तक खोलकर कली के गहनों के साथ लौटा गई हैं, उसी छोटी बहन की तलाशी लेगी बड़ी दी। क्या कहेंगे पुराने नौकर चाकर, क्या कहेंगी बाणी सेन, मैं लीवी और सोनिया लीज। सामान तांगे पर लग चुका था, पर कस्टम के हृदयहीन अधिकारियों की ही भांति बड़ी दी ने उसकी एक एक साड़ी को झटक झटक कर फैला दिया। वहाँ था ही क्या। बाणी का दिया कली के अन्नप्राशन का सोने का गड़ुआ मंजीर समझता ठुनकता लुढ़कता चला गया तो पन्ना ने उठा लिया। सब लड़कियां बड़ी दी के भय से सहमकर पर्दों से झांक रही थी। अकेली वाणी वहीं पर खड़ी थी। उसके जी में आ रहा था माणिक को झकझोर कर रख दे। वाणी, ये गड़ुआ भी तुम रख लो। पन्ना ने गड़ुआ वाणी की ओर बढ़ाया तो अब तक होठ काट कर रुलाई रोकती वाणी उसे लिपट गई। मरे को क्या मारती है छोटी दी, मैं इसके बिना कैसे रहूंगी यहाँ, वह भी लखने लगी। सदा चुप रहने वाली शांत प्रकृति की सौम्या पन्ना वाणी की एकमात्र सखी थी। फिर जब से कली आई थी, वाणी ही एक प्रकार से उसकी माँ बन गई थी। छोटी दी से छीन झपट कर वह कली को अपने कमरे में उठा लाती,